क्लास की रिकॉर्डिंग हमने स्टार्ट कर दी और लेट्स स्टार्ट फॉर्मली नाउ। तो जिन लोगों से मेरा इंट्रोडक्शन नहीं हुआ उनको मैं अपना इंट्रोडक्शन भी करवा दूं। आई एम सैयद अवैस किलानी and I'm director of this institution. Before starting this institution, I worked for 7 to 8 years around on various national and international projects, including United Nations, Government of Pakistan. My last assignment was as a project director, data repository project, State Bank of Pakistan with Government of Pakistan. And this institution was started 3 years ago, and Alhamdulillah, we have 90 plus qualified student in this journey, in this remarkable journey. और आप लोगों का ये ऑनलाइन 37th एंड 36th सेशन है जो स्टार्ट हुआ। उससे पहले अगर एजुकेशनल बैकग्राउंड की बात की जाए तो माय डिग्री वाज इन इकोनॉमिक्स फ्रॉम जीसी यूनिवर्सिटी लाहौर, देन एमफिल वाज इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, एंड देन माय पीएचडी वाज बल्कि वाज इज इन प्रोग्रेस, दैट इज इन पब्लिक पॉलिसी। तो दिस इज शॉर्ट इंट्रोडक्शन। नाउ लेट्स कम टुवर्ड्स सब्जेक्ट। आज जो हमारे सब्जेक्ट की फॉर्मली फर्स्ट क्लास है, दिस इज अबाउट करंट अफेयर एंड जीके। करंट अफेयर जीके जिस तरह कि आप सबको पता है, इट्स वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल सब्जेक्ट इन दिस गैलेक्सी ऑफ वन पेपर एग्जाम। वो टेक्निकल इसलिए है कि बच्चे को समझ नहीं आती कि इसका पेपर डिजाइन कैसे किया जाता है। ऑब्वियसली व्हेन यू आर अनफेमिलियर दैट हाउ एग्जामिनर इज प्रिपेयरिंग योर पेपर, यू कांट प्रिपेयर वेल। तो उसके लिए बेटा सबसे पहली चीज जो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा कि आपके सिलेबस को हमने डिवाइड किया है बेसिकली टू मेजर पार्ट्स में। वन विल बी योर जीके एंड अदर विल बी योर करंट अफेयर। इन दोनों डोमेन्स को हम सेपरेटली पढ़ेंगे इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ नेशनल अफेयर, रीजनल अफेयर और इंटरनेशनल अफेयर। नेशनल मींस कि जो आपके नेशनल लेवल पे एमसीक्यूज चल रहे होंगे करंट अफेयर रिलेटेड, जस्ट लाइक कोविड का पहला केस पाकिस्तान में कब आया था, ठीक है, या पाकिस्तान में कोई इन ग्राउंड इन्वेंशन हुई है, जस्ट लाइक आपके जो JF-16 है और ये आपने बेचने चाहें कि जो उनसे नीदरलैंड के साथ आपकी डील चली, उन सारी बातों पे वो आपके नेशनल अफेयर है। रीजनल की बात की जाए तो कश्मीर का इशू वो आपका रीजनल इशू है। अफगानिस्तान का इशू, रीजनल मीन यू आर अ पार्ट ऑफ एशिया, तो जो एशिया से रिलेटेड सवाल हैं स्पेसिफिकली साउथ एशिया, वो आपके रीजनल अफेयर होंगे। इसी तरह इंटरनेशनल की बात की जाए तो जैसे कि अभी परसों का एक आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, अभी जो रिसेंट पेपर होंगे उनमें, कि अभी ये 2 डेज पहले एक न्यूज़ थी कि फर्स्ट मुस्लिम जौन सा है वो कैनेडियन सुप्रीम कोर्ट का जज बना है। किसी को नेम पता है उसका? नो सर। चलें अभी उसको फिर हम डिस्कस करेंगे। ये सारी चीज़ें जौन सी हैं ये अभी हमने इस पैटर्न के मुताबिक प्रिपेयर करनी है। अब अभी जो हमारा लेक्चर स्टार्ट होने जा रहा है, दिस विल बी फॉर जीके जनरल नॉलेज पार्ट, जिसके अंदर हम पूरी दुनिया से जितने भी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज निकलते हैं इन सबको कवर अप करेंगे। एंड आई एक्सपेक्ट कि आप सबके पास इस टाइम पेपर और पेन मौजूद होगा। जो जो चीज़ें मैं बताऊं वो साथ साथ आप नोट डाउन करते जाएंगे। जो आपको बेटा नोट्स प्रोवाइड किए जाने हैं, योर नोट्स आर डिवाइडेड बेसिकली इनटू 2 पार्ट्स रिगार्डिंग दिस सब्जेक्ट। फर्स्ट विल बी योर दिस पार्ट जो भी आपके सामने पहले स्क्रीन पे था, जिसके अंदर आपको जो डाटा प्रोवाइड किया गया है वो इस फॉर्म में। इसमें ज्योग्राफी भी कवर्ड है, इकोनॉमिक्स भी कवर्ड है, उसके बाद जो स्टैटिस्टिक्स है रिसेंट वो भी कवर है, पॉपुलेशन रिलेटेड, इकोनॉमिक्स रिलेटेड, और उसके बाद वाटर रिलेटेड जितने भी ये जो बेसिक जीके के जो पार्ट है वो सारा इसमें मौजूद है। और उसके साथ साथ आपको एक नोट्स और दिए जाएंगे जो कि होंगे आपके करंट अफेयर के सवाल, जो हर महीने करंट अफेयर आपके चल रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फाइल है, ठीक है। इसमें जो हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करने जा रहे हैं वो बेसिकली 4 to 5 डिफरेंट सोर्सेज से कंपाइल किया गया, और उसमें जो आपके मंथली करंट अफेयर चल रहे होते हैं, लाइक से न्यूज़पेपर में कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ पाक एमसीक्यू से ली जा रही है, कुछ आपके इसी तरह इंटरनेशनल जर्नल्स हैं इंक्लूडिंग फॉरेन अफेयर मैगजीन, ठीक है, द इकोनॉमिस्ट, वो चीज़ें यहाँ पे ऐड ऑन की जा रही हैं। तो इनसे जो आपके सवाल मंथली बेसिस पे हैं वो सारे यहाँ से कवर होंगे। एटलीस्ट आप जब जिस मंथ में पेपर दे रहे हैं उससे अगर बैक एंड पे जाएं तो आपके लिए 6 महीने की करंट अफेयर बहुत जरूरी है। 6 महीने का बैक स्टेप आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं, कौन कौन से इंपॉर्टेंट इवेंट हैं, कौन कौन सी ऐसी हैपनिंग्स हैं जो कि लास्ट 6 मंथ में हुई हैं। तो वो सारे के सारे आपको इस नोट्स की फॉर्म में मिलेंगे। इसके साथ ही आपको एक और फाइल प्रोवाइड की जाएगी
वो बहुत इंपॉर्टेंट है इन कॉन्टेस्ट ऑफ जीके। जो अभी हम लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं उससे भी बहुत सारे सवाल जो हैं वो आपके इस पार्ट से कवर है। ठीक है, एक मैंने आपको ये दिखा दी कि आपको ये फाइल मिलने जा रही है, ठीक है, जिसके अंदर सारे मार्च ऑनवर्ड्स आपको सारे जो से आपके मंथ तक जो भी रिसेंट हमारा चलेगा आपको सारे करंट अफेयर्स में दिए जाएंगे। इसके साथ ही बेटा एक फाइल आपको थर्ड फाइल मिलेगी इसी सब्जेक्ट की, दैट विल बी रिलेटेड टू योर वर्ल्ड अफेयर। इसके अंदर ग्लोबल अफेयर के जितने भी एमसीक्यूज हैं, जस्ट लाइक ओआईसी क्या है, ठीक है, या एनआईईसीओ क्या रिलेटेड के किससे रिलेट करता है, इसी तरह कंट्रीज के वो कैपिटल आपसे पूछ लेता है। तो उसमें हमने जो इंटरनेशनल रिलेशंस के आईआर के 1991 से अप टिल नाउ जो पेपर्स हैं उसे हमने कवर अप किया है, बिकॉज वो जो क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है बेसिकली व्हेन वी आर डिजाइनिंग योर पेपर, आर की सोर्स फॉर जीके क्वेश्चन रिलेटेड टू योर इंटरनेशनल अफेयर इज CSSIR पेपर। हम वहां से सवाल आपके उठा रहे होते हैं, तो आपको वो भी सॉल्व मिलेंगे। इसके साथ साथ 4 फाइलें मैंने आपको बता दी हैं, 4 फाइलें आपको ये मिलने जा रही हैं। इसके साथ आपको एक फाइल मिलेगी जो आपकी सॉल्व पास पेपर की होगी, जो भी आपके सामने स्क्रीन पे मौजूद है। बेटा एक चीज अपने ऊपर लाजिम कर लें कि आपने रोज का एक पास्ट पेपर या एटलीस्ट 30 to 40 MCQ जरूर यहाँ से याद करना है। ठीक है, इसके अंदर आपके CSS के पास्ट पेपर भी शामिल हैं, PMS के भी शामिल हैं। इसके साथ साथ जो गवर्नमेंट जॉब FPSC PPSC की जितनी भी आती हैं उनके भी सवाल आपके लिए यहाँ पे शामिल किएंगे। ये बहुत जरूरी है, इसको किसी ने भी नहीं छोड़ना। और इसको साथ साथ आपने एटलीस्ट अभी मतलब 1-2 दिन आपका फ्लो बनता लगेंगे, एक फॉर्मली क्लासेस स्टार्ट होते 1-2 दिन लगेंगे, उसके बाद अपनी रूटीन रखें। जब चीज़ों की समझ आने लग जाए एटलीस्ट आधा घंटा सोने से पहले आपने सेल्फ स्टडी को जरूर देना। ठीक है, तो ये हमारा टोटल सिलेबस का ब्रेकअप है, जिस तरह से हमने चीज़ों को कवर अप करना है। परेशान बिल्कुल भी नहीं होना, बहुत ईजी सब कुछ। व्हेन आई वाज ऑन माय फर्स्ट असाइनमेंट विद यूनाइटेड नेशन एट गाना अफ्रीका, जो हमारा जो प्रोजेक्ट डायरेक्टर था वो कहता होता था योर हाफ वर्क इज डन व्हेन यू ऑर्गेनाइज योर वर्क। ठीक है, वो गोरा था और वो कहता था कि आपका आधा काम हो जाता है जब आप काम को ऑर्गेनाइज कर लेते हैं। तो उसी तरह मेरा बेटा हमने आपके लिए ये तमाम कोर्स ऑर्गेनाइज किया हुआ है। बिल्कुल भी इसमें कोई घबराने की जरूरत नहीं है कि चीजें किस तरह कवर अप होंगी या क्या पैटर्न होगा। हमारे पास आने का आपका मकसद ही ये है बेटा कि आपकी जो एफर्ट है उसको रिड्यूस कर दिया जाए और आपका काम पीछे ये बचता है कि जो आपको दे रहे हैं उसको आप साथ साथ कवर अप करते जाए। ठीक है, तो आई होप कि चीजें आपके सामने अब क्लियर हैं। अब हम फॉर्मली स्टार्ट करते हैं। किसी का आउटलाइन के बारे में कोई क्वेश्चन अब तक? कोई सवाल किसी का बेटा? नो सर, क्लियर है सर। क्लियर है सर, माशाल्लाह अच्छे से एक्सप्लेन किया आपने। चलें, वेरी गुड। तो अभी आप में से मेरे ख्याल से 20 स्टूडेंट क्लास में मौजूद हैं, जिनमें से को 12 हमारे स्टूडेंट वो हैं जो इनरोल्ड हो चुके हैं, बाकी वो हैं जिनकी आज ट्रायल क्लास है। बेटा आपको भी कुछ चीज़ समझ ना आए तो साथ साथ आपने पूछते नहीं है। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस मैप। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट की कॉन्सेप्ट इफ यू आर गोइंग टू स्टडी करंट अफेयर और जीके इज हाउ टू सी दिस मैप। इस मैप से पूरी दुनिया की जो स्टैटिस्टिक्स हैं, जो करंट अफेयर है, उससे रिलेटेड आपके सवाल निकल रहे होते हैं। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है बेटा, करंटली वी आर सिटिंग इन पाकिस्तान, यहाँ पे हम मौजूद हैं। हमने इस मैप की डायरेक्शन का तयन करना है कि ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस किस तरफ मौजूद है। ठीक है, उसके लिए बेटा एक आसान सी की मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ जो आपने जेहन में रखनी है। आप जब भी किसी भी जगह के, ये आपके सामने मैंने मैप का पीस जो सा वो कट आउट किया फॉर पाकिस्तान, लें जी। आपने जब भी किसी भी जगह की डायरेक्शन देखनी हो तो आपने उस जगह के ऊपर वी लिख देना। ये लें जी, वी आर गोइंग टू स्कूल में जो वी आता है ना, WE, वो लिख दिए। इससे आपने बेटा ये याद रखना है कि आपने जिस भी जगह की डायरेक्शन देखनी है, जस्ट लाइक पाकिस्तान, तो पाकिस्तान की लेफ्ट साइड वेस्ट है, राइट साइड ईस्ट है। नोज से आपने याद रखना है कि अपर साइड हमेशा नॉर्थ होती है और फिर बचेगी डाउनर साइड, दैट इज साउथ। इज इट क्लियर यस सर। सबको कि दोबारा बताऊं? एक दफा फिर रिपीट कर लें सर। जी बेटा, मैं रिपीट कर देता हूँ। आपको मैंने बताया है कि वी आर गोइंग टू स्कूल में जो वी आता है ना, ये मैं यहाँ से पाकिस्तान से मिला के यहाँ इस पे लिख देता हूँ कजाकिस्तान पे, ताकि ये जरा एक लिखा हुआ बड़ा है तो आपको जरा इजीली नजर आ जाएगा। आपने जब भी किसी जगह की डायरेक्शन देखनी है आपने उसके ऊपर वी लिख देना। ठीक है,
ये ले जी, मैंने आपके लिए यहाँ पे बड़ा सारा वी लिख दिया। इसका मतलब ये है कि कजाकिस्तान की जो लेफ्ट साइड है वहां पे डब्ल्यू आया है ना, डब्ल्यू से वेस्ट होता है, तो जो आपकी लेफ्ट साइड है वेस्ट है, राइट पे ई आया है तो राइट साइड आपकी ईस्ट है। ठीक है, अपर साइड आपने नोज से याद रखना है, नोज ऊपर को है तो अपर साइड इज नॉर्थ, और पीछे बचेगी डाउनर साइड दैट इज साउथ। यानी कि कजाकिस्तान के नॉर्थ पे रशिया है, कजाकिस्तान के वेस्ट पे भी ये रशिया का हिस्सा येलो वाला, कजाकिस्तान के ईस्ट पे मंगोलिया है, कजाकिस्तान के साउथ पे उज्बेकिस्तान, और ये सारी जो साउथ जो आपकी सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं ये कजाकिस्तान के नीचे हैं। अब समझ आ गई? जी सर। जी सर। सबको क्लियर है? यस सर। जी सर। अगर ये समझ आ गई तो मेरा बेटा समझे पूरी करंट अफेयर की जो पहली सीढ़ी है वो आपको समझ आ गई। तो पाकिस्तान के वेस्ट पे अफगानिस्तान और ईरान मौजूद है, पाकिस्तान के राइट पे इंडिया है, पाकिस्तान के नॉर्थ पे सेंट्रल एशिया और चाइना है, पाकिस्तान के साउथ पे अरेबियन सी, इंडियन ओशन ये मौजूद है। अब हमने इसी पैटर्न के मुताबिक बेटा ये लर्न करते जाना है कि हमारी जो सराउंडिंग्स है ये कैसे रिवॉल्व कर रही हैं। पाकिस्तान के वेस्ट पे जो कंट्रीज हैं अफगानिस्तान और ईरान, इनके साथ जो प्रेजेंट आपका रिलेशनशिप स्टेटस है वो ये है कि अफगानिस्तान में जस्ट लाइक आपको पता है रीसेंट अफगान तालिबान गवर्नमेंट आई है और यूएस जॉन सा है वो यहाँ से निकला है। अफगानिस्तान से रिलेटेड जो सवाल इंपॉर्टेंट हैं वो अगर जीके के कॉन्टेक्स्ट में बात की जाए तो जो अफगानिस्तान का ओल्ड रोल रहा है इन कोल्ड वॉर, इन कैपिटलिज्म, इन कम्युनिज्म, इन ऑल दैट कोल्ड वॉर एंड एरा जो चलती रही उसके दौरान, उसके साथ अफगानिस्तान के साथ आपका एक नेशनल एक जो सा एक इशू रहा है दैट इज ड्यू टू ड्यूरन लाइन, जो एक बॉर्डर है आपका कॉमन, ये आपका एक इशू रहा है। और प्रेजेंट अगर करंट अफेयर की बात की जाए, प्रेजेंट जो उनकी फॉर्मेशन ऑफ गवर्नमेंट है, जो तालिबान गवर्नमेंट है, जो उससे रिलेटेड जो एमसीक्यूज है, जो उससे रिलेटेड अपडेट्स आ रही हैं हमारे पास, जस्ट लाइक हमारे पास पाकिस्तान में ओआईसी का रिसेंट एक इजलास हुआ है, क्या आपको पता है वो किस टॉपिक पे था? असिस्टेंस टू अफगानिस्तान से। गुड। लास्ट आपके पास ओआईसी का इजलास हुआ है पिछले महीने में, जो कि था फॉर असिस्टेंस, ह्यूमन असिस्टेंस फॉर अफगानिस्तान। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में ओआईसी का इजलास कब हुआ, इससे पहले भी इजलास हुआ था, वो भी फॉर अफगानिस्तान ही हुआ था। सो दिस वन इज इंपॉर्टेंट फॉर यू रिलेटेड टू अफगानिस्तान अफेयर। ये सारे आपको लिखे हुए एमसीक्यूज मिलेंगे, अभी सिर्फ समझते जाएं कि ये सारी दुनिया से एमसीक्यूज आना है, कहाँ कहाँ से क्या क्या आना है। उसके साथ ही आपका वेस्टर्न नेबर है ईरान, ईरान के साथ आपका कॉमन रिलीजन, यू हैव अ आइडियल डेस्टिनी फॉर स्पिरिचुअल टूरिज्म। अदर देन दैट, ईरान में सी पैक को काउंटर करने के लिए एक पोर्ट बन रहा था जिसका नाम था चाबहार पोर्ट। दिस वाज बेसिकली विद इन्वेस्टमेंट ऑफ इंडिया, इंडिया ने इस पे $101 बिलियन इन्वेस्ट किया था। बट नाउ इन द रिसेंट डायनामिक्स, जो अभी पिछले महीने की डेवलपमेंट है, पिछले महीने तक इसको भी चाइना ने टेक ओवर कर ली है, और अफगानिस्तान में तालिबान आने के बाद इंडिया की छुट्टी होगी इस रीजन से भी, यहाँ भी चाइना ने टेक ओवर कर ली। उसके बाद आपसे रिलेटेड जो नेशनल लेवल पे रिलेटेड एक एमसीक्यूज है, वो आपका एक पीस पाइपलाइन का प्रोजेक्ट था और अभी तक वो अनकम्प्लीट ही है, वो आपका एग्जिस्ट करता है आप दोनों कंट्रीज के दरमियान। उसके बाद हमारा जो नॉर्थ साइड है, अपर साइड, वेस्ट साइड आपको क्लियर होगी, कोई सवाल तो नहीं है वेस्ट से? सर ये तापी की गैस पाइपलाइन है सर। जी जी, इसको पीस पाइपलाइन कहते हैं इसको। यस सर। आपका जो अपर साइड है, जो नॉर्थ साइड है, नॉर्थ साइड इज अ होम ऑफ सेंट्रल एशिया। ठीक है, FIA के लास्ट पेपर में सवाल था कि देयर आर डैश लैंड लॉक कंट्रीज इन सेंट्रल एशिया, सो दीज आर बेसिकली 12 लैंड लॉक कंट्रीज इन सेंट्रल एशिया। ये जो तान वाली सारी कंट्रीज हैं लैंड लॉक है। लैंड लॉक उन कंट्रीज को कहते हैं मेरा बेटा जिसके चारों तरफ जमीन हो, किसी तरफ से भी वहां बाय वाटर एक्सेस ना हो, बाय सी एक्सेस ना हो, चारों तरफ वो जमीन से घिरी हुई है।
इसी तरह डबल लैंडलॉक उस कंट्री को कहते हैं जिसके साथ वाली कंट्री भी लैंडलॉक हो। उसके साथ साथ जो इस रीजन से सवाल आता है बेटा, जो आपको कैपिटल पूछे जाते हैं, देयर आर टोटल 196 कंट्री अराउंड जो इस ग्लोब पे मौजूद है, आपको उन सब के कैपिटल याद करने की जरूरत नहीं है। जो एग्जामिनर कैपिटल के सवाल पूछता है वो 60% चांस है कि ये सेंट्रल एशिया की आजकल पूछ रहा है। अगर वो इनके ना पूछे तो ये जो यूरोप की ईस्ट साइड की कंट्रीज हैं, आपको वेस्ट ईस्ट का मैंने बताया, ये पूरा यूरोप है जहाँ पे मेरा एरो इस टाइम है, और ईस्ट साइड की कंट्रीज उनकी वो हैं जो ये रशिया के साथ लग रही हैं। इसमें स्पेसिफिकली ये बाल्टिक स्टेट आ जाती हैं, एस्टोनिया, लेटवा, लेटवाना, इनका आपको कैपिटल वो पूछता है। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का पूछता है, यूक्रेन का पूछता है, और लीस्ट चांस में अगर वो को बहुत ही आपको टफ टाइम देना चाहे तो ये जो लीस्ट डेवलप अफ्रीकन कंट्रीज हैं इन साउथ ऑफ मेडिटेरियन सी, ये मेडिटेरियन सी है, साउथ ऑफ मेडिटेरियन सी के नीचे, ठीक है, इन कंट्रीज का वो आपसे कैपिटल पूछ लेता है। इज इट क्लियर? यस सर। जिशान, जिशान आ गए? यस सर, जी आ वेरी गए गुड, सर। चलें, अल्लाह जी ताला सर। आपको खैरियत से रखे। क्लियर है बेटा? आमीन आमीन। जी सर, अभी आए हैं तो इस अभी चीज आए हैं आप? क्लियर नहीं। हाँ, अभी जी आए। सर। अब 2 मिनट आपको लगेंगे बेटा दोबारा इसको तरह पैचअप जी करते सर। हुए। और बच्चों बाकी सबको क्लियर है? जी सर क्लियर है। ये जो नए सर बच्चे ये मुझे नोट नजर आ रहे हैं, करेंगे हसनैन, नोट्स? गुलजार जी, क्या कह रहे हैं? सर मैंने कहा ये साथ साथ नोट करेंगे, आपने नोट्स देने? अदनान नोट्स में मौजूद है, करना भी चाहिए, थोड़ा थोड़ा जितना नोट होता है वो करते जाएं, लेकिन ये सारा आपसे नोट किया नहीं जाना। रिकॉर्डिंग भी आपके पास मौजूद है, नोट्स भी बाद में मौजूद है। इसको अभी ठीक है गौर सर। से अगर सुन लेना सिर्फ आप, क्योंकि बेटा ये आपका बेस लेक्चर, अगर ये समझ आ गई ना, समझे सारी करंट अफेयर समझ आ गई। जब हम आपकी स्टेज पे थे हमें ये नहीं पढ़ाया गया जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। हमें इसको पढ़ने के लिए 15 दिन दिन रात पढ़ना पड़ा सीएसएस के लिए, ठीक है? तो इसलिए सिर्फ सुन लें, बाकी इसको दोबारा रिकॉर्डिंग भी सुनेंगे आप, आपके पास रिटन नोट्स भी मिलेंगे, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। उसके साथ साथ बेटा आपके नॉर्थ साइड पे चाइना, ठीक है, चाइना इज इमर्जिंग इकोनॉमिक पावर। पेपर में सवाल आता है इस टाइम, इकोनॉमिक पावर दुनिया की सबसे बड़ी कौन सी है? तो डेट इज स्टिल अमेरिका। चाइना सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर नहीं है, लेकिन चाइना का ये गोल है कि इन 2030s दे विल डिक्लेयर देमसेल्फ एज अ सोल इकोनॉमिक पावर ऑन द ग्लोब। उसके बाद चाइना और रशिया, ये दो वो कंट्रीज हैं जो सबसे ज्यादा कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं। चाइना और रशिया 14 ईच कंट्रीज के साथ बॉर्डर शेयर करते हैं, 14 ईच कंट्रीज। सर ये दोनों ही? जी जी, दोनों ही। ये रशिया के भी साथ 14 कंट्रीज के बॉर्डर लगते हैं, चाइना के भी 14 लगते हैं। उसके बाद कुछ चीजें मैं आपको अब लिखवाने जा रहा हूं जो आपकी असाइनमेंट भी है, और उनमें से एक सवाल आपको हर पेपर में लाजमन मिलता है रिगार्डिंग चाइना। टॉप ऑफ द लाइन सीपैक, सीपैक के नीचे 3 मजीद हेडिंग्स दे लें जो सीपैक के अंडर प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, एनर्जी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। इंफ्रास्ट्रक्चर, एनर्जी, सोशल, ये तीनों सब टाइप ऑफ प्रोजेक्ट्स हैं जो सीपैक के अंडर चल रहे हैं। इनकी डिटेल हमें रिक्वायर्ड है। ये अभी आप इसकी असाइनमेंट में आप इसको खुद थोड़ा सा पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में इसको मैं फिर डिस्कस करके आपको सारी डिटेल प्रोवाइड करूंगा इसकी। उसके बाद OBOR, ये भी चाइनीज प्रोजेक्ट है, वन ऑफ द लैंडमार्क प्रोजेक्ट दैट कैन शिफ्ट द वर्ल्ड फ्रॉम, यू कैन से, फाइटिंग टुवर्ड्स इकोनॉमिक वेलफेयर। OBOR जिसका मतलब है वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव।
उसके बाद BRI, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, BRI। उसके बाद सेकंड क्या है सर? बेटा BRI, सेकंड मैंने आपको बताया OBOR, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव, OBOR। उसके बाद BRI, ये मैं चैट बॉक्स में लिख भी रहा हूं साथ साथ, बेल्ट रोड इनिशिएटिव, सिल्क रूट, उसके बाद ब्रिक्स, सर ये क्या है? ये भी एक ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इनका कलेक्टिव एक इकोनॉमिक प्रोजेक्ट है। इसका भी सवाल पेपर में आता है। और उसके साथ SCO, ये मैंने आपके साथ यहाँ चैट बॉक्स में लिख भी दिए बेटा। इनको आपने मेरा बेटा पढ़ लेना एक दफ़ा। नेक्स्ट क्लास में ये मैं आपसे खुद भी डिस्कस करूंगा। ये रिटर्न असाइनमेंट नहीं, आपने जर्नल खुद इनको सिर्फ सर्च करके पढ़ लेना, ये चीज़ें क्या क्या हैं। इनसे रिलेटेड आप हर पेपर उठा के देखें, एक MCQ लाजमन पेपर में पक्का आएगा आपका। जी सर। उसके बाद पाकिस्तान की सबसे ज्यादा जो इंपोर्ट्स हैं वो चाइना से। ग्लोबली भी अगर आप देखें, मोस्ट ऑफ द कंट्रीज की सबसे ज्यादा इंपोर्ट चाइना से, और जो एक्सपोर्ट हैं वो पाकिस्तान की सबसे ज्यादा टुवर्ड्स US हैं, जिसमें से आपकी जो ज्यादा है वो आपकी एग्रीकल्चर रिलेटेड कमोडिटीज हैं। उसके बाद ये क्लियर हो गया, चाइना और सेंट्रल एशिया क्लियर है, कवर है हमारा। यस सर। किसी जी का कोई सर। सवाल नए बच्चों में से? आयजा, अली, हसनैन, असद, बेटा क्लियर है आपको? अवैस, सर ये जी सर। OIC का जो इजलास हुआ क्लियर था, है। ये 40 जी साल जी बाद हुआ है ना पाकिस्तान में? जी बिल्कुल। इससे पहले जो सा आपका 70s में कहीं इजलास हुआ है, और वो भी अफगानिस्तान पे ही था। अभी उसका भी मैं आपको बताता हूँ जब हम जाएंगे ना ये कोल्ड वॉर पे, और जो सारे आपका जो एक रेवोल्यूशन रहा यूनाइटेड रशियन फेडरेशन का। अभी हम जाने लगे, बस सिर्फ इंडिया को पढ़ लें, फिर उसमें चलते, फिर मैं बताता हूँ आपको उसका। जी जी ठीक है सर। अच्छा, उसके बाद आपका जो ईस्टर्न बॉर्डर है बेटा, ईस्टर्न बॉर्डर आपका है इंडिया के साथ। इंडिया के साथ जैसा कि आपको सबको पता है कि जो आपका इशू चल रहा है, दैट इज रिगार्डिंग कश्मीर। योर बॉर्डर इज नेम्ड एज लाइन ऑफ कंट्रोल, जिसपे कश्मीर सेक्टर पे आपकी कॉन्टिन्यूस टेंशन रहती है। जस्ट बिकॉज कि 2019 में इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 और 35A को अबॉलिश किया था। सर दोबारा रिपीट 370 कीजिएगा। जी जी बेटा, इंडिया ने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 370 और 35A इनको अबॉलिश किया था 2019 5 अगस्त को। 5 अगस्त 2019 में आर्टिकल 370 और 35A अबॉलिश किया गया। ये आर्टिकल बेसिकली बेटा जो कश्मीर है उसमें अब कोई भी इंडियन पर्सन जो सा यहाँ पे एज अ सिटीजन भी रह सकता है, और यहाँ पे जमीन भी परचेज कर सकता है। पहले ऐसा नहीं मीन्स था। मीन्स के पहले जो ये आर्टिकल थे, इनमें ये लिखा हुआ था कि जो कश्मीर है ये डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी है, इसको सेपरेट रखा जाएगा जिस तरह हमने रखा हुआ। यहाँ पे कोई भी ओवरऑल इंडियन जमीन परचेज नहीं कर सकता, कोई यहाँ का नेशनल नहीं हो सकता। अब जब ये 2 आर्टिकल अबॉलिश किए गए हैं, उसके बाद बेटा कोई भी यहाँ पे जमीन भी परचेज कर सकता है और वहाँ का नेशनल भी हो सकता है। होगा क्या कि वहाँ मुस्लिम पॉपुलेशन कम होती जाएगी, इंडियन जो से बाहर से एंटर होते जाएंगे, तो ऑब्वियसली
वो आपके इलेक्शन पे भी इफेक्ट करेंगे और आहिस्ता आहिस्ता वो इसको अपना हिस्सा डिक्लेयर कर लेंगे पूरी तरह। इसके जवाब में 2020 5 अगस्त को आपने अपना पॉलिटिकल मैप अनाउंस किया था, जिसमें आपने कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा शो करवाया। ये हिस्सा जहां पे मेरा एरो चल रहा है, इसको आपने पाकिस्तान का हिस्सा शो करवाया। उसके अलावा इंडिया से रिलेटेड इंटरनेशनल लेवल पे एक सवाल आता है, जो कि वाकई एक सवाल बहुत अहम है, कि जितनी भी टॉप टियर कंपनीज हैं इंक्लूडिंग गूगल सीईओ, वो इंडिया से बिलोंग करता है। सर भाई ये पाकिस्तान का मैप पॉलिटिकल मैप कहलाता है? ये पॉलिटिकल मैप कहलाता है बेटा, क्योंकि आपने इसको, मतलब वैसे तो मैप आपका वही है ना जो है, लेकिन आपने इसको जी, जी। पॉलिटिकल मैप कहा है और आपने इंडिया का जो ये वाला पार्ट है इसे अपना हिस्सा डिक्लेयर कर लिया। सर ये कब हुआ था 2020 में, किस मंथ में? ये 5 अगस्त 2020 को हुआ था मेरा बेटा, 5 अगस्त 2020 में। ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज है रिगार्डिंग इंडिया। जी बेटा, इंडिया क्लियर है, आगे चलें। जी सर क्लियर है। वेरी गुड। अब इंडिया के बाद बारी आ जाती है आपके साउथ साइड की, जो कि आपका ये वाला हिस्सा, नीचे वाला हिस्सा है, जहाँ पे आपका गवादर पोर्ट है, जिसको आपने ओमान से परचेज किया था। इस टाइम आपका लैंडमार्क सी पैक का प्रोजेक्ट यहाँ चल रहा है, और गवादर पोर्ट आपका डीप सी पोर्ट है। डीप सी पोर्ट उसे कहते हैं कि जिसके बिल्कुल आखिरी एज तक शिप्स आ जाती हैं, गहरा पानी वहां पे मौजूद होता है। उसके साथ आपका जो ये वाला एरिया है, ये जो गल्फ, माउथ ऑफ गल्फ, ये वाला कॉर्नर कहलाता है। और उसके बाद ये इंडियन ओशन, जो कि कोल्ड वाटर, हॉट वाटर है, सॉरी, और हॉट वाटर होने की वजह से पूरी दुनिया की ट्रेड का 85% यहां से गुजरता है। 85% ऑफ ग्लोबल ट्रेड बेसिकली यूज दिस ट्रेड रूट। और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है, जिसको स्ट्राइट्स ऑफ जबराल्टर और स्ट्राइट्स ऑफ मराका कहते हैं। स्ट्राइट्स ऑफ जबराल्टर और स्ट्राइट्स ऑफ मराका, याद रहेगा या नहीं रहेगा? कोशिश करेंगे सर। मैं भी आपको लिखा सर ये हुआ लिख दे भी देता, दें। मेरा बेटा, मैं अभी लिख रहा हूँ, परेशान नहीं होना। इमरान खान वाला घबराना जो उनसे वो नहीं कह रहा, आपको सही वाला कह रहा हूँ कि आपने नहीं घबराना। ये ले, ये आ गया जी, स्ट्राइट्स ऑफ जबराल्टर। ठीक है, यहाँ आपका एमसीक्यू ये लिखा हुआ मौजूद है, मेडिटेरियन सी इज कनेक्टेड विद अटलांटिक ओशन बाय स्ट्राइट्स ऑफ जबराल्टर। और दूसरी है स्ट्राइट्स ऑफ मरक्का। ये जो स्ट्राइट्स हैं बेसिकली ये चोक पॉइंट होते हैं बेटा। ये चोक पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जो एक पॉइंट बंद कर दिया जाए तो सारी दुनिया की ट्रेड रुक सकती है। और ये जो स्ट्रेट्स ऑफ मरक्का है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इस जगह पे आता है कहीं, ये मलेशिया है ना जहाँ पे, इस जगह पे, मतलब ये समुंदर में नहर नुमा कह लें रास्ते हैं, जिनको बंद कर दें तो सारी ट्रेड कट सकती है। और इस चोक पॉइंट से 85% ऑफ ग्लोबल ट्रेड गुजरती है। क्लियर है बच्चों? यस सर। जी सर आगे चलें। क्लियर है। जी किसी को सर। जो न्यू स्टूडेंट है मेरे बच्चों, किसी टाइम भी कोई कंफ्यूजन हो आपने फौरन पूछ लेना। इस इंतजार में मैंने इसलिए आपको अनम्यूट करने की ऑप्शन दी हुई है। एक दफा चीजें समझ ना आए तो बाद में मुश्किल, जरा बंदे के लिए मुश्किल होता है। सर ये मेडिटेरियन सी के बारे में बता दें। अभी बता देते हैं बेटा। मेडिटेरियन सी तो यहाँ पे अभी तो वहाँ जाना है, एक मिनट ठहर जाओ। मेडिटेरियन सी पे चलते हैं, अभी तो हमने पाकिस्तान के साइडों पे चक्कर लगाया यार।
जी जी सर, और ये कोल्ड वाटर और हॉट वाटर का थोड़ा सा कोल्ड बता दें। वाटर, हॉट वाटर सिर्फ इसको इसलिए कहते हैं कि हॉट वाटर मीन ये जमा नहीं हुआ, यहाँ पे ग्लोबल ट्रेड जारी होती, जबकि ये अपर पार्ट देख रहे हैं यहाँ तो ट्रेड के लिए यूज ही नहीं हो सकता, सर्दी इतनी ज्यादा होती। जी जी बिल्कुल। चले आगे। सर ये अराबियन सी को बोलते हैं, जी ये अराबियन सी को बोलते हैं कोल्ड वाटर और हॉट वाटर। नहीं, अरेबियन सी को हॉट वाटर ही कहते, कोल्ड वाटर नहीं कहते। कोल्ड वाटर तो ये ऊपर वाला जो रशिया के ऊपर वाली जगह है ना, ये सारी कोल्ड वाटर है, क्योंकि यहाँ ठंड बहुत ज्यादा होती है, इसे ट्रेड के लिए फिजिबल रूट नहीं है। ठीक है सर। तो सर ये 85% जो ट्रेड है कौन सी सी की मदद से होती है? इसी इसी यही आपके जो ये मैंने पार्ट है ना, इंडियन ओशन और अरेबियन सी, ये वाला पार्ट कौन सा, देखिए बेसिकली जो पॉइंट है जहां से 85% ट्रेड रिकॉर्ड हुई है वो ये स्ट्राइट्स ऑफ मलाक्का। ठीक है, चले आगे। जी सर बिल्कुल चले। चले मेरे बच्चों, आपका अब जो एशिया का टूर कंप्लीट हो गया। अब हमने रीजनली जौन सा है ना टिकट कटाई है, और अब हम जरा थोड़ा सा यहां से होते हुए यूरोप में आ गए। अब यूरोप को समझने के लिए, यूरोप जौन सा था ईस्ट और वेस्ट यूरोप 2 पार्ट्स में डिवाइड हुआ था, जिसके पीछे जो मेन कॉज था वो आपको जीके की तरफ जाना पड़ेगा, जनरल नॉलेज की तरफ, जिसमें हमें कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और सोशलिज्म का पता होना चाहिए। इन तीनों के नाम लिख लें, कैपिटलिज्म, कम्युनिज्म और सोशलिज्म। ये जी सर, ये थ्योरीज है ना? ये आइडियोलॉजीज हैं बेटा, इन्हें जी थ्योरी भी जी। कह सकते हैं आप, आइडियोलॉजी भी कह सकते हैं, और सिस्टम ऑफ गवर्नेंस भी कह सकते हैं। कैपिटलिज्म बेसिकली आइडियोलॉजी है, थ्योरी है, सिस्टम ऑफ गवर्नेंस है अमेरिका का, जो कि ये कहता है कि कैपिटलिस्टिक स्टेट में लोगों को मुकम्मल आज़ादी होगी और हुकूमत उनके किसी भी माली मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेगी, जस्ट वो स्टेट को टैक्स देंगे और जो मर्जी करें। किसी के पास ज़्यादा है कम है ये उसके अपने नसीब हैं, जिस रास्ते से आ रहा है वो उसका अपना काम है। और इन जो बेसिक कॉन्सेप्ट है इसको उन्होंने नाम दिया डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी के जैसे आपको पता है, गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। और दूसरा जो मैंने आपको इकोनॉमिक का कॉन्सेप्ट बताया उनका, कि वो इकोनॉमिक मामलात में दखल अंदाजी नहीं करेंगे, वो कॉन्सेप्ट जो है उसको उन्होंने नाम दिया लेज़र फेयर इकोनॉमी। लेज़र फेयर इकोनॉमी अभी आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे लिखा हुआ, वहां से आप देख के लिख लेंगे इसको। लेज़र फेयर इकोनॉमी, ये आपका जो इकोनॉमिक्स का पार्ट है, यहाँ पे इसका एमसीक्यूज मौजूद है। नजर आ रहा है बच्चों किसी को लेज़र फेयर? यहाँ लिखा हुआ, जल्दी से देख लो, मैं अभी देख रहा हूँ। यहाँ पे आपका ये लिखा हुआ मौजूद है। अभी ढूंढने में टाइम जाए उन्हें भी, आगे जाके मैं आपको दिखाता हूँ दोबारा। खैर, तो ये दो कॉन्सेप्ट थे बेसिक कैपिटलिज्म के। क्या कैपिटलिज्म सबको क्लियर है? सर जी सर अगेन रिपीट क्लियर। कीजिएगा, दो कॉन्सेप्ट्स कौन कौन से हैं? एक लेजर एक स्फीयर मेरा है। बेटा डेमोक्रेसी और दूसरा डेमोक्रेसी, ये दो बेसिक कॉन्सेप्ट थे जो इन्होंने दिए थे। इसके साथ इसके मुकाबले पे एक दूसरी आइडियोलॉजी दुनिया पे आई जिसका नाम था कम्युनिज्म, जो कि दी ये रशिया वालों ने। कम्युनिज्म बेसिकली स्टेट्स दैट कि जो कम्युनिस्टिक स्टेट्स होंगी वहां पे अल्टीमेट होल्ड हुकूमत का होगा, ये टोटली इसके मुतजाद थी। और वहां के रहने वालों की बुनियादी जिम्मेदारियां, बुनियादी हकूक, वो उन तमाम चीज़ों को हुकूमत ना सिर्फ लुक आफ्टर करेगी
बल्कि जरूरत से ज्यादा किसी के पास है तो वो हुकूमत का होगा। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास जितने बिलियनर है, कभी आपने सुना है रशिया में कोई बिलियनर है? जितनी बड़ी कंपनी है, सैमसंग को उठा के देख लो, आगे माइक्रोसॉफ्ट को उठा के देख लो, ये आईफोन वालों को उठा के देख लो, ये सारे लोग कहाँ मौजूद हैं पता है? अमेरिका। अमेरिका के हैं सर। अमेरिका में। बिकॉज देयर आइडियोलॉजी स्टेट्स दैट कि जितनी भी ये बड़ी कंपनीज हैं, जो कुछ भी हैं, वो अपनी प्रोडक्ट पे सिर्फ हुकूमत को टैक्स देंगी, बाकी उनके मामलात से हुकूमत को कोई लेना देना नहीं। इसके बरक्स कम्युनिज्म क्या कहता था? क्लैशनकोव बनाने वाला रशिया का बंदा था, उसको उसके प्रोडक्ट की लॉयल्टी भी ना मिली। क्यों? क्योंकि स्टेट ने उसको ओन कर लिया। और वहां पे स्टेट क्या करती है? खुद रिसोर्सेज को बांट के लोगों को उतना देती है जितना जरूरत होती है उन्हें। मीन्स देयर फ्री विल एंड देयर इकोनॉमी इज अंडर कंट्रोल ऑफ देयर गवर्नमेंट। क्लियर है? यस सर। वेरी गुड। किसी का कोई सवाल तो नहीं है? नो सर। तीसरी आइडियोलॉजी बेटा जो सोशलिज्म आपको लिखवाई है वो है चाइना की। दैट इज बेसिकली इज इन बिटवीन कैपिटलिज्म एंड कम्युनिज्म। वो कहते हैं ना लोगों को इतनी आज़ादी दी जाए कि वो हद से ज़्यादा खुद मुख्तार हो जाएं, और ना ही लोगों पे इतनी सख्ती की जाए कि उनके अपने पास कोई चीज़ ही ना रहे। दिस इज बेसिकली नोन एज सोशलिज्म। नाउ कम बैक एट द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, जिससे आपके पेपर में एटलीस्ट 1 से 2 सवाल लाजमन होंगे। 20th सेंचुरी के आगाज में जो चीजें हमारे लिए इंपॉर्टेंट है इन 20th सेंचुरी, सिर्फ वो आपको बता रहा हूं। हमने पूरे 20वीं सदी में से 10 एमसीक्यूज निकालने हैं, जो 10 एमसीक्यूज में से 2 पेपर में लाजमन मौजूद होते हैं। आप जो मर्जी पेपर उठा के देख लें। पहला जौन सा था, जो दुनिया का बाय द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी मॉडल था, दैट मॉडल इज बेसिकली नोन एज मल्टीपोलर सिस्टम। मल्टीपोलर सिस्टम उस निज़ाम को कहते हैं जब दुनिया में एक से ज्यादा पावर मौजूद थे। मतलब बाय द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी, यानी कि जो आपकी 1901, 1901, 1902, ये 20th सेंचुरी का स्टार्ट। इस टाइम पे क्या था पूरी दुनिया में कि बहुत सारी पावर मौजूद थी। उस टाइम ग्रेट ब्रिटेन वाले भी पावर थे, अमेरिका भी पावर था, रशिया भी पावर था, जापान भी पावर था। तो दुनिया पे बहुत ज्यादा पावर मौजूद थी। तो इनको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय मल्टीपोलर वर्ल्ड। मल्टीपोलर वर्ल्ड उस वर्ल्ड को कहते हैं जिसमें बहुत सारी पावर्स मौजूद हैं। ये भी मेरे सीएसएस के जो लेक्चर्स हैं उसमें से आपको ये बहुत अच्छी तरह समझ आएगी, अभी मैं कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ। मल्टीपोलर वर्ल्ड में जिस तरह आप एक गांव में बहुत सारे चौधरी होते हैं ना, वो निज़ाम मल्टीपोलर वर्ल्ड का होता है कि इसमें बहुत सारी पावर्स मौजूद होती हैं। अभी एक स्क्रीन पे आपके सामने मैं स्लाइड लेके आ रहा हूँ, उससे ये सारी चीज़ें आपको बेहतर क्लियर हो जाएंगी। ये बेसिकली जो हमारी सीएसएस की क्लासेस हैं उनकी स्लाइड्स हैं। ये कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पे मौजूद है, जो मैंने अभी आपको इनकी डेफिनेशन बताई है। अब ये दोनों आइडियोलॉजीज का बेसिकली आपस में क्लैश शुरू हो जाता है। ठीक है, पहले तो क्योंकि मल्टीपोलर वर्ल्ड था, दुनिया में बहुत सारी पावर मौजूद थी, ये पावर एक दूसरे के आमने सामने आती हैं, और उस टाइम पे आपका ये मल्टीपोलर सिस्टम एक दूसरे को तबाह करने की कोशिश कर रहा होता है। ये स्लाइड गौर से देखें जो आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पे मौजूद है। ये मल्टीपोलर वर्ल्ड है जिसके अंदर ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जापान, ये सारे लोग मौजूद हैं। ये सारे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाना चाह रहे हैं। अब इस दौरान आपकी वर्ल्ड वॉर 1 होती है, दैट वाज फ्रॉम 1914 टू 1918। ये लिख लें, वर्ल्ड वॉर 1 1914 से 1918 तक। 1919 में आपकी ट्रीटी ऑफ वर्सैलीज होती है। ट्रीटी ऑफ वर्सैलीज
ट्रिटी ऑफ वर्सैलिस के रिजल्ट में 1920 में एक ऑर्गेनाइजेशन बनती है, दैट वाज लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन, जिसका मकसद था कि पूरी दुनिया पे पीस कायम किया जाए। बट अनफॉर्चुनेटली दिस ऑर्गेनाइजेशन फेल्ड एंड वर्ल्ड काउंटर एन अदर ग्रेट वॉर, दैट वाज वर्ल्ड वॉर टू, that was from 1939 to 1945, 1939 to 1945। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जो दुनिया का निज़ाम है वो अगेन चेंज होता है, और ये जितनी पावर्स थी छोटी छोटी ये सब टूट जाती हैं, और उसके बाद सिर्फ 2 मेजर पावर बचती हैं, वन इज रशिया एंड अदर इज अमेरिका। अब इन 2 पावर्स के दरमियान जो लड़ाई शुरू होती है वो आपकी कोल्ड वॉर है। और दुनिया पे जब 2 पावर बची तो उस सिस्टम को हम नाम देते हैं बाईपोलर सिस्टम का। बाई मींस 2। कोल्ड वॉर किसे कहते हैं जी? Cold War is basically a war that is between 2 such countries that are not fighting on their own land, instead they are fighting to another third place। यानी कि ये 2 ऐसी कंट्रीज के दरमियान जंग है जो अपनी जमीन पे जंग नहीं लड़ रहे, लेकिन एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने के लिए हर हरबा इस्तेमाल कर रहे हैं और किसी तीसरे फ्रंट पे ये जंग लड़ रहे हैं। अब इसमें जो दुनिया थी ये 2 ग्रुपों में डिवाइड हो गई थी। एक तरफ जो सा था वो यूएसएसआर था, और दूसरी तरफ आपका अमेरिका के झंडे तले ये जो नेटो इसने बनाई और कैपिटलिस्टिक स्टेट ये सारी मौजूद थी। बात यहां तक सबको क्लियर है या नहीं है? यस सर, क्लियर है सर। पूरी दुनिया की ये डिवीजन थी जो आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पे शो हो रही। अब ये कोल्ड वॉर जारी रही, और जारी रहते रहते बात अफगानिस्तान पे आ गई, क्योंकि ये जो रशिया था, यूएसएसआर जिसे कहते हैं, आपके सामने एक मैप आया है। बेहतर हो गया मैंने आपके सामने सीएसएस के मैप खोल ली, मेरे उधर के लेक्चर की स्लाइड्स हैं, तो आपको पता चल जाएगा कि किस तरह ये सारी गेम चली। रशिया ने बेसिकली इन तमाम कंट्रीज को कब्जा कर लिया था। अब टिल ये अफगानिस्तान मौजूद है, यहाँ तक ये सारी कंट्रीज भी रशिया के कैप्चर में थी, यूएसएसआर के अंडर थी। ये जो इसके साथ जो यूरोपियन कंट्रीज हैं जिनके अंदर ये बाल्टिक स्टेट है, यूक्रेन वगैरह, इन सब पे भी रशिया कब्जा कर चुका था। यहाँ सब पे कम्युनिस्टिक गवर्नमेंट का होल्ड था अंडर द फ्लैग ऑफ यूएसएसआर। अब 1991 में जो अफगानिस्तान में वॉर शुरू हुई, ठीक है, ये वॉर जारी रहती है आपकी 1979 से लेकर 1991 तक। और 1991 में रशिया टूट जाता है, क्योंकि अफगानिस्तान में उसे अमेरिका शिकस्त दे देता है। रशिया इतना कमज़ोर हो जाता है कि वो अब ये जितनी उसके साथ अलाइन कंट्रीज हैं इनको वो मज़ीद फंड नहीं दे पाता, मज़ीद सपोर्ट नहीं इनकी फाइनेंशियल कर पाता, तो ये उसका साथ छोड़ देते हैं और ये सेपरेट इंडिपेंडेंट गवर्नमेंट्स बन जाती हैं। और उसके बाद पूरी दुनिया पे जो सिस्टम आता है दैट इज सोल एक सुपर पावर बचती है जो कि अमेरिका है, जिसको आप यूनिपोलर वर्ल्ड कहते हैं। मैंने जो आपको डेट्स बताई उन्हें मैं कंक्लूड कर दूं। 1914 से 1918 तक वर्ल्ड वॉर 1 होती है। 1919 में ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस होती है। 1920 में सर ये ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस के बारे में बता दें। ट्रीटी ऑफ वर्सैलिस बेसिकली ट्रीटी कहते हैं एग्रीमेंट को, ठीक है। ये इंटरनेशनल लॉ में ट्रीटी एग्रीमेंट को कहा जाता है। तो ये बेसिकली कॉन्फ्रेंस होती है जिसमें सारे लोग बैठते हैं और ये साइन करते हैं, उसको ट्रीटी कहते हैं, एग्रीमेंट करते हैं कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाते हैं जिससे दुनिया ऐसे जंग से बच सके। और वो ऑर्गेनाइजेशन बनती है 1920 में, जिसका नाम होता है लीग ऑफ नेशन। उसके बाद 1939 से 1945 तक अगेन वर्ल्ड वॉर 2 हो जाती है,
जिसमें ये ऑर्गेनाइजेशन फेल हो जाती है, इसी ऑर्गेनाइजेशन को आगे कन्वर्ट कर दिया जाता है यूएन में, यूनाइटेड नेशन में। तो यहाँ पे सवाल ये भी आता है द पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन बिहाइंड यूएन वाज, तो वो भी ये लीग ऑफ नेशन थी जिसका मकसद पूरी दुनिया में पीस था, जो कि कामयाब नहीं हो सकी। उसके बाद कोल्ड वॉर शुरू हो जाती है, जिसके अंदर दुनिया पूरी दो ग्रुपों में डिवाइड है। यूएस और यूएसएसआर के दरमियान ये कोल्ड वॉर है, कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म के दरमियान ये कोल्ड वॉर है, जिसका इख्तिताम, जिसका खात्मा रशिया चलते चलते अफगानिस्तान तक आ जाता है। अफगानिस्तान में होता है जब 1979 से 1991 तक यहाँ स्टेज ऑफ कोल्ड वॉर बनता है, और 1991 में रशिया टूट जाता है। पेपर में सवाल ये भी आता है द रीजन ऑफ डाउनफॉल ऑफ रशिया इन अफगानिस्तान वॉज, उसके लिखा होता है सोशल, इकोनॉमिक, डिफेंसिव। तो बेसिकली इकोनॉमिक रीजन था सबसे बड़ा रीजन कि यूएसएसआर इकोनॉमिकली इतना वीक हो गया था कि अपने साथ जो कंट्रीज हैं उन्हें फंड नहीं कर पा रहा था। सर ये अफगान वाली कोल्ड वार 1971 में स्टार्ट हुई थी? बेटा 1979 में शुरू हुई है और 1991 में खत्म हुई है। तो क्या ये सब आपको क्लियर है? आगे चलें? जी सर। जी सर। या तो बहुत अच्छे से क्लियर है, तो या तौबा तौबा हो गई, दोनों में से एक काम होगा। नहीं सर, सर ये ये नहीं सर, समझ बहुत आ अच्छे गई? से क्लियर है माशाल्लाह। बस ठीक है, क्योंकि जी ये सर, जरा ज़रा अच्छी तरीके से सर माशाल्लाह पहले बताया सिर्फ सर। नाम ही सुना था, कोल्ड वॉर का पता ही नहीं था होती कि आज आप पता समझ चला। आ गई ना, बेफिक्र हो जाए बेटा। सर सारा ये कुछ जो समझ आ कंट्रीज गया बनी थी उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ये तो 1993 में नहीं बनी थी? बेटा। उसके बाद आज़ाद होनी शुरू हुई है ना ये, जी जी। ठीक है। मतलब जिस तरह पहले ट्रिटी होती है, अलग-अलग साइन होने शुरू होते हैं, ट्रिटी के बाद में कंट्रीज अभी तक भी आज़ाद होती जा रही। इवन कि अगर आप पहले किताबों में पढ़ें तो आपको चाइना और रशिया के साथ जो नेबरिंग कंट्री वो 13 मिलेंगी, अब 14 हो गई हैं, जी 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 ठीक है। तो सर, बेसिकली वो जितनी पसली थी वो उतना सहती गई और फिर टूटती टूटते आज़ाद होती चली गई। सर ये अगेन रिपीट कर दें अगर माइंड ना करें तो वर्ल्ड वॉर 1 से कोई मसला स्टार्ट नहीं मेरा लेके बेटा, कोई Yes, मसला ही क्यों नहीं। समझना आपको, अभी आप जितनी दफा रिपीट करवाना चाहे करवा लें, पेपर में फिर हमारी बारी, हमने पूछना है आपसे। ठीक है सर। तो जी सर, जरूर। 1914 से 1918 तक आपकी वर्ल्ड वॉर 1 है। 1919 में ट्रिटी ऑफ वर्सैलीज, जिसके रिजल्ट में आपका लीग ऑफ नेशन एक ऑर्गेनाइजेशन बन रही है। उस Okay, टाइम sir. दुनिया पे जो निजाम था वो मल्टीपोलर सिस्टम था। मल्टीपोलर सिस्टम कहते हैं जब पूरी दुनिया में बहुत सारी पावर्स मौजूद होती हैं, ठीक है सर। और ये निजाम चला आपका वर्ल्ड वॉर 2 तक, जो कि हुई 1939 से 1945। वर्ल्ड वॉर 2 में पहली दफा हिरोशिमा नागासाकी के लिए आपके जो न्यूक्लियर स्टॉक पिल्स हैं, न्यूक्लियर वेपन है, उनका इस्तेमाल किया गया। और वर्ल्ड वॉर 2 के बाद दुनिया का निज़ाम मल्टीपोलर सिस्टम से टूट गया। ये जो जितनी छोटी छोटी पावर थी ये सरवाइव नहीं कर पाती, और दो मेन पावर बची जो इतनी स्ट्रांग थी इकोनॉमिकली भी, इन टर्म्स ऑफ डिफेंसिव सिस्टम भी, वो थी रशिया और अमेरिका। इन दोनों की आइडियोलॉजीज थी कैपिटलिज्म और कम्युनिज्म, और इन दोनों के दरमियान जो लड़ाई हुई उसका नाम था कोल्ड वॉर। कोल्ड वॉर उस जंग को कहते हैं जो दो कंट्रीज के दरमियान है, जो डायरेक्टली एक दूसरे पे हमला नहीं कर रहे, लेकिन हर फ्रंट पे एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं कहूंगी अगर उठ गई तो उठा दूंगी, मुझे भी एक्सेस आ गया उठा। XYZ बेटा म्यूट रखें अपने आप को, ठीक है? क्लियर है ज़िशान? जी सर, बिल्कुल क्लियर है सर। जी वेरी सर, गुड। क्लियर है माशाल्लाह। तो उसके अरे बाद जो जो दुनिया के अफगानिस्तान ऊपर जो का निज़ाम आया है 1991 में, 1979 से 1991 तक, ये जो आपकी अफगानिस्तान वॉर होती है, इसको कोल्ड वॉर भी कहते हैं, कोल्ड वॉर इन एशिया या कोल्ड वॉर इन अफगानिस्तान को भी यही है। और प्रॉक्सी वॉर भी इसको कहा जाता है। प्रॉक्सी वॉर इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये ना सिर्फ तीसरी जगह पे हो रही थी, बल्कि इसमें इन दोनों के फौजी डायरेक्ट भी शामिल थे, तो इसलिए इसको प्रॉक्सी वॉर कहा जाता है। और सर, ये 1990 ये क्यों हुई थी बेटा? बेसिकली जो रशिया था ये आगे आगे बढ़ता जा रहा था, और अगर इससे आगे उनकी हॉट वाटर पे एक्सेस हो जाती, हॉट वाटर मीन ये अरेबियन सी और ये जितने भी यहाँ नेचुरल रिसोर्सेज हैं, तो यूएस की छुट्टी थी। बेसिकली जंग इनकी ये थी कि कैपिटलिज्म दुनिया में सबसे ज्यादा है या कम्युनिज्म ज्यादा है, सुपर पावर बनने की जंग थी।
सर फिर अफगानिस्तान के बाद हमारा नंबर था, क्योंकि कोल्ड वार हमारा हार्ड नंबर वाटर था, पे जारी बात है। एक्सेस के लिए पाकिस्तान की ऐसे ही लाजमी ऐसे ही उनको ऐसे ही थी, ये जरूरत थी सर। गवादर आपके पास था, लोकेशन सबकी आपकी जो जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है वो आपकी इंपॉर्टेंस थी। जियो स्ट्रेटेजिक का भी एमसीक्यूज पेपर में आ जाता होता है। जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन आपकी कहते हैं, जो आपकी लोकेशन की वजह से आपकी इंपॉर्टेंस होती है उसको जियो स्ट्रेटेजिक कहते हैं। क्लियर है? आगे चले। यस सर। तो जी सर। 1991 में मेरा बेटा ये जो यूएसएसआर और यूएस के दरमियान जंग थी ये खत्म हुई और दुनिया पे सिर्फ एक सुपर पावर बची यूएस, और इस सिस्टम को जो प्रेजेंट चल रहा है इसको यूनिपोलर सिस्टम कहते हैं। यूनी मीन वन, जो एक सबसे बड़ी पावर दुनिया पे बच रही है वो अमेरिका है। अब इस दौरान ये आपके जो ये कंट्रीज जो आज़ाद होते हैं, एक तो सेंट्रल एशियन कंट्रीज है, एक मैंने आपको मैप पे दिखाया कि ये कंट्रीज हैं जो आपके ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज हैं। इसके अंदर आपके ये बाल्टिक स्टेट का एमसीक्यू जो आ जाता है, बाल्टिक स्टेट इन तीनों को कहते हैं एस्टोनिया, लैटवा, लैटवाना। उसके बाद स्कैंडिनेवियन कंट्री यूरोप में फिनलैंड, स्वीडन, नॉर्वे, इनको स्कैंडिनेवियन कंट्रीज कहते हैं। दीज आर बेसिकली पीस लविंग कंट्रीज with 0% crime rate and most peaceful countries of the world. नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन, इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। अब यहां से हमने टिकट ली है और हम यहां से सफर करके अमेरिका आ गए। अमेरिका की बाकी कहानी मैं आपको बता चुका हूँ जो जीके में आती है। प्रेजेंट अमेरिका का सिर्फ एक सवाल आता है जो उसके प्रेसिडेंट के बारे में होता है, रिपीटिवली पेपर में पूछा जाता था। वो उसका भी जो रिसेंट आपका ट्रंप रहा है कि इन प्रेसिडेंशियल हायरार्की ट्रंप का क्या नंबर था, और प्रेजेंट प्रेसिडेंट जो आया जैसा कि आपको पता है दिस इज 46th प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। और ये किस पार्टी से बिलोंग करता है हमें ये पता होना चाहिए, और अमेरिकन फर्स्ट लेडी का नाम क्या हमें ये पता होनी चाहिए। उसके साथ जीके में हमें ये पता होना चाहिए कि टोटल कितनी स्टेट्स है अमेरिका में। कनाडा और अमेरिका के दरमियान जो बॉर्डर है इसका नाम 49 पैरेलल लाइन है, ये भी पेपर में पूछ लेता होता है। अभी जो पहले पेपर हो रहे थे, जी जी पूछें बेटा। 48 सर, 49 सर ये दोबारा रिपीट कीजिएगा। जी जी मैं कर देता हूँ। कनाडा और यूएस के दरमियान जो बॉर्डर है दैट इज 48 पैरेलल लाइन। और कनाडा के बारे में पहले एक सवाल पेपर में आता था, कैनेडियन इमिग्रेशन पॉलिसी की वजह से, वो 2021 की पॉलिसी थी जिसकी वजह से इमिग्रेंट सबसे ज्यादा कनाडा की तरफ अट्रैक्ट थे। और अब पक्का सवाल है, ये लिख लो कि पहला मुस्लिम जज है जो कनाडा के सुप्रीम कोर्ट का जज नामजद हुआ है 2 दिन पहले, उसका नाम हमाद कुछ है, हमाद हसन है शायद। ये पहला जज है जो कनाडा सुप्रीम कोर्ट का मुस्लिम जज जौन सा ये नामजद हुआ। इसका एमसीक्यू पेपर में पक्का है। उसके बाद इसका सवाल एक आता होता है ये कैरेबियन सी का, दैट कनेक्ट्स बेसिकली साउथ अमेरिका एंड सेंट्रल अमेरिका। ये सेंट्रल अमेरिका कहलाता है क्योंकि सेंटर में, अपर ये नॉर्थ अमेरिका और डाउन साइड ये साउथ अमेरिका। इस खित्ते में आपका कोई सवाल नहीं आता अलावा इसके कि ब्राजील फुटबॉल कितनी दफा जीता है, जो कि 5 दफा फुटबॉल चैंपियन रह चुका है। इसी तरह आप यूएस से दोबारा आ जाएं, टिकट लिया आपने और यहाँ पे आ गए अफ्रीकन कंट्रीज में, यहाँ से कोई सवाल नहीं आता। आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए दीज आर लीस्ट डेवलप्ड और अंडर डेवलप्ड कंट्रीज। और पूछे भी तो इनका कैपिटल पूछ लेता है, उसके भी आने के चांसेस बहुत कम है। ज्यादा सेंट्रल एशिया और ये ईस्ट यूरोपियन कंट्रीज के कैपिटल पूछे जाने के चांसेस होते हैं। फिर हमारा जो यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है जो आपके नेबर में मौजूद है, दैट इज मिडल ईस्ट। जिस एरिया पे मेरा सर्कल इस टाइम चल रहा है, मिडल ईस्ट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि मिडल ईस्ट में जो हुकूमत है सऊदी अरब में, दैट इज मोनार्की। मोनार्की कहते हैं बादशाहत को, मोनार्की।
और ईरान में जो हुकूमत है दैट इज थियोक्रेसी। थियोक्रेसी कहते हैं गवर्नमेंट ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, जो मजहब के नाम पे हुकूमत बनाई जाती है उसको थियोक्रेसी कहते हैं। ईरान में थियोक्रेसी है, मजहब के नाम पे हुकूमत है। सऊदी अरब में बादशाहत है जिसको मोनार्की कहते हैं। और इस टाइम अगर दुनिया में कि कोल्ड वॉर देखी जाए तो या तो इकोनॉमिक कोल्ड वॉर जारी है अमेरिका और चाइना की, या यहाँ पे एक जो सी सेक्टोरियल कोल्ड वॉर जारी है जिसमें ईरान और सऊदी अरब एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं जस्ट टू मेंटेन देयर हेजेमोनिक रोल इन द रीजन। लास्ट जो स्टेज ऑफ कोल्ड वॉर है वो इस टाइम सीरिया और यमन में जारी है। तो यहां से बेटा पूरी दुनिया के चक्कर आपका पूरा हुआ, कैसा रहा सुनाओ। सर जबरदस्त सर। सर यमन में जंग का क्या मकसद है और इसका क्या असबाब यमन में हुए बेसिकली हैं? बेटा मकसद जो है वो सिर्फ एक ही है। मकसद यहाँ पे सीरिया में भी वही और यमन में भी वही है। इनके अंदर एक शियत ग्रुप और एक सुन्नियत ग्रुप है। शियत को ईरान सपोर्ट करता है और सुन्नियत यानी कि जो वाबी ग्रुप है उसको सऊदी अरब सपोर्ट कर रहा होता है। और मसला यही है कि वो चाहते हैं सऊदी अरब चाहते हैं कि ऊपर जो गवर्नमेंट है वो वाबियों की हो और ये चाहते हैं जो ऊपर गवर्नमेंट है वो शियों की हो। और यही सीरिया में भी यही है। सही सर। सर एक क्वेश्चन आता होता है ये आइडियोलॉजी से रिलेटेड, ये मार्क्सिज्म के बारे में अक्सर आता है सर, क्या चीज? मार्क्सिज्म जौन सी बेसिकली कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी और बहुत अच्छी वो आइडियोलॉजी है, उसको हम रखेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर में। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, कार्ल मार्क्स की आइडियोलॉजी है वो आपके नेक्स्ट नोट्स में भी शामिल है और वो आपकी जरा थोड़ी हट के जरा इकोनॉमिक टर्म्स में जाती है, तो इसलिए हम उसको इकोनॉमिक्स के साथ देखेंगे। ओके सर। जी बेटा, आज के लेक्चर के बारे में कोई और सवाल आपका? सर ये वैसे पता नहीं रिलेटेड है या नहीं, ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं तो इसके अबाउट वैसे मुझे थोड़ा सा। नहीं जी, मैं बता देता हूँ बेटा। जिनको बेसिकली आप थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, ये बेसिकली कंट्रीज के जो स्टेटस हैं जिसको आप उनके इकोनॉमिक टर्म्स में देखते हैं, वो स्टेटस होते हैं आपके, या उन्हें आप डेवलप कंट्रीज कहते हैं, या डेवलपिंग कंट्री कहते हैं, और या अंडर डेवलप या लीस्ट डेवलप कंट्रीज कहते हैं। ये जो अंडर डेवलप और लीस्ट डेवलप कंट्रीज है इनको बेसिकली थर्ड वर्ल्ड कंट्री कहा जाता है। सर ये क्लियर जो हुआ या मोनार्की नहीं? थी, सर बिल्कुल क्लियर हो गया, थैंक यू सर। जी जिशान बेटा। सर ये जो मोनार्की थी ये कब रिस्टोर हुई थी, मतलब किस पीरियड में हुई थी ये मोनार्की अगर बेटा ओवरऑल देखा जाए तो हुआ बेसिकली क्या, जब तक यूएस का होल्ड यहाँ पे रहा है ना, उसके बाद जाते हुए इनको मोनार्की देके गए। यहाँ पे किसी दौर में वो डेमोक्रेसी वगैरह तो आई नहीं ना, यहाँ पे चली बादशाह। सर मिडिल ईस्ट में कौन कौन से कंट्री आते हैं? मिडिल ईस्ट में बेसिकली जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं, इसको मिडिल ईस्ट पहले नंबर पे क्यों कहते हैं, ये हिस्सा भी जो अभी जिशान ने भी सवाल किया, ये बेसिकली यूएस की कॉलोनी रहा हुआ है, यूएस के होल्ड में रहा हुआ है। और यूएस इसको मिडिल ईस्ट इसलिए कहता था कि ये देखिए ये ईस्ट साइड इसकी ये है यूएस की, और उसकी ईस्ट साइड का ये बिल्कुल मिडिल बनता है जिसको मिडिल ईस्ट कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर जो कंट्रीज आते हैं वो ये आपकी जो अरब कंट्रीज हैं ये सारे आपके मिडिल ईस्ट में आते हैं। जहां पे मेरा एरो इस टाइम घूम रहा है ना, ईरान से शुरू हो जाए ऑनवर्ड सारे कंट्रीज आपके मिडिल ईस्ट में आते हैं। ठीक है सर। अब असाइनमेंट आपकी बेटा ये है कि मैं आपको ऑर्गेनाइजेशंस के नाम लिखवाने लगा हूं इसी मैप से, 2 मिनट में आपके एक्स्ट्रा ले रहा हूं। पूरी दुनिया की जो ऑर्गेनाइजेशन है उनका भी पेपर में 1 से 2 सवाल पक्के हैं। आज का जो आपका लेक्चर है इंशाल्लाह अजीज आपके पेपर में इससे 5 से 6 एमसीक्यूज कंफर्म इसके आपके पेपर में मौजूद हैं। कोई पास पेपर उठा के देख लो, आपको एमसीक्यूज मिलेंगे। और उसके लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ऑर्गेनाइजेशन जो सी हैं उनका हम चक्कर लगाते हैं। जिस रीजन पे आप मौजूद हैं, यू आर सिटिंग इन पाकिस्तान, और ये रीजन आपका आता है साउथ एशिया में, और यहाँ की जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है सार्क। इसके साथ आपकी जो ये ईस्ट एशियन कंट्रीज है इनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है उसका नाम है आसियान। इसी तरह यूरोप की रीजनल बताएं सर क्या ऑर्गेनाइजेशन, नाम?
आसियान, आसियान। यूरोप की रीजनल ऑर्गेनाइजेशन थी जिसका नाम था यूरोपीय यूनियन। था इसलिए कह रहा हूं कि अब ग्रेट ब्रिटेन उनसे अलग हो गए। इसी तरह ग्लोबली जौन सा यूएन, जिसके 6 मेन ऑर्गन है। सर ये ग्रेट ब्रिटेन के इलादा होने के बाद यूरोपीय यूनियन तो नहीं ना हुई? यूरोपीय यूनियन का फाल नहीं रही, वैसे है तो मौजूद, अभी भी 27 मेंबर मौजूद हैं, लेकिन वो उस तरह फाल नहीं रही क्योंकि मेन के में था ही ग्रेट ब्रिटेन वाले जो सारा कुछ करते थे। उसके बाद एक ऑर्गेनाइजेशन इंटरनेशनली है जिसका नाम है OIC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज। उसके बाद OPEC, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, OPEC। इसके साथ एक डिफेंसिव ऑर्गेनाइजेशन है, वो भी ग्लोबल है, जिसका नाम है नेटो। उसके बाद SCO पहले आपको लिखवा चुका हूं, ब्रिक्स का भी लिखवा चुका हूं। इकोनॉमिक टर्म्स में लिख लें, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, IMF, G5, G10, G20। और रिसेंट जिसकी खप भी डली हुई थी, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल, जिसमें आप अब तरक्की करके 140th नंबर पे चले गए। सर क्या बताया? ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल। और इसी के साथ आपकी ह्यूमन राइट की एक ऑर्गेनाइजेशन है, एमनेस्टी इंटरनेशनल। और लास्ट वन इज WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। जी जी हुसैन बेटा पूछे। फर्स्ट क्या था सर? क्या बोला? फर्स्ट किसके बाद? क्या था सर? फर्स्ट जो बताया सर। जी सर। अभी फर्स्ट जो बताया मैंने, फर्स्ट मैंने बताया था सार्क। इकोनॉमिक में फर्स्ट मैंने बताया था वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ठीक हो गया सर। लास्ट मैंने बताया बेटा WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। आपकी असाइनमेंट बच्चों ये कि आपने इन ऑर्गेनाइजेशन के देखने टोटल मेंबर कितने, इनके हेड ऑफिस कौन है, और इनका जो हेड है, चाहे वो प्रेसिडेंट है या जनरल सेक्रेटरी, वो कौन। इतना सा काम है आपका। सर ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन कौन सी है? ह्यूमन राइट्स की ऑर्गेनाइजेशन है बेटा एमनेस्टी इंटरनेशनल। सर हमने क्या क्या करना है सर, वो काइंडली रिपीट कर दीजिए। आपने मेरा बेटा ये जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन के नाम लिखवाए हैं, इनके देखने की हेड ऑफिस कहाँ पे मौजूद है, इनके टोटल मेंबर कितने हैं, और आपने ये देखना है कि इनको जो हेड कर रहा है, कईयों की प्रेसिडेंट है, कईयों की जनरल सेक्रेटरी है, जो टॉप टियर इनके जो हेड कर रहे हैं वो कौन, उनके नाम क्या है। जी सर। तो यहाँ पे आपका लेक्चर इख्तिताम पजीर होता है। आई होप के ये आपके लिए करामत साबित हुआ होगा। सर ये एक ही लेक्चर में इतनी सारी चीजें कवर अप हो बेटा गई हैं। हो गई है ना, तो ये इसी तरह ये तैयारी जी होती है बेटा। सर और ये CSS की लेक्चर, क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? CSS की क्लासेस बेटा बस तैयारी है, समझ लें एंड ऑफ फरवरी स्टार्ट है। लेकिन है सर। CSS वालों के लिए भी ये कोर्स देखें, अभी भी आप देखें तो मैंने CSS की भी साथ आपकी यहाँ स्लाइड्स खोली थी, ठीक है, और वो आपके लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है कि MTP आपका यही है जिसकी तैयारी अभी चल रही है। ठीक है सर। जी सर इंशाल्लाह ज्वाइन करना है मैंने। चलें, अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे, खुश रहें, आबाद-ओ-शाद रहें। कोई और सवाल तो नहीं है? सर नहीं जी, अल्लाह हाफिज़ नासिर, इंशाल्लाह सी सर यू ये नेक्स्ट क्लास। जी 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 सर ये मैप मिल सकता है सर बिल्कुल मिल सकता है, ग्रुप? अभी आपके पास पहुंच रहे, ग्रुप में नोट्स भी पहुंच रहे हैं, मैप भी पहुंच रहे हैं।
और सर बताएं। थैंक यू वेरी मच सर, थैंक यू। बल्कि मैं आपको वो स्लाइड भी भेज देता हूँ, ये जो लेक्चर 1 की स्लाइड थी ना मेरी, इसके CSS वाली। यस सर, जी वो जी भी भेज दें, थैंक हाँ, यू सर। ये मेरे ख्याल से लेक्चर 1 नहीं खोला था। हाँ जी, ये मैंने खोला था, ये भी मैं भी आपसे शेयर करवा देता अस्सलाम वालेकुम सरकार। हूँ। जी वालेकुम सलाम। जी इब्रार बेटा। सरकार वो थोड़ा सा सिल्क रूट के बारे में बता दें। ये लास्ट टाइम वाली जो तुर्की ईरान के साथ हो रही ट्रेड, ये वही सिल्क रूट है? जी जी बिल्कुल, ये सिल्क रूट बेसिकली, जिसको आप ओल्ड वॉर्म रूट भी कहते हैं या सिल्क रूट भी कहते हैं, ये वही रूट है जिसका प्रेजेंट नाम उन्होंने OBOR रखा है, वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव। जी जी सरकार। ठीक है, और बेसिकली इस रूट का मकसद क्या है कि आपने जो बाय लैंड ट्रेड थी, जो कि आपकी एशिया से होती थी यूरोप तक, उसको रिस्टोर करना। ठीक है जी, क्लियर? जी सर जी क्लियर है। सर मेरा एक क्वेश्चन है, रिसेंटली जो सब इंस्पेक्टर का पेपर हुआ है इसके बारे में थोड़ा सा बता दें कि थोड़ा सा मेरिट बता दूं कि वगैरह। लीक हुआ है ये। सर सुनना तो ये है, काफी यार, आ रही है इस तरह की न्यूज़। अभी 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 ये मुझे मेक श्योर नहीं इसको मैंने किया, लेकिन इंशाल्लाह कल तक मैं जॉनसन इस पे जरा देख लूंगा कि इसके इन्होंने क्या किया। दोबारा पेपर होने के चांसेस हैं, ये भी बताइएगा सर। कभी कभी इम्कानात हैं। थैंक यू। तो अभी तक जो हालात बन चुके हैं बेटा, PPSC वाले जूतियों के काबिल भी हैं और कभी इम्कानात भी हैं कि पहले पेपर लीक आउट होने के बाद अगर अभी फिर इनसे लीक आउट हो जाए तो इन्हें अपनी जौन सी एक विजिलेंस को आग लगा देनी चाहिए बस। इससे तो बेहतर लेकिन NTS, उनका कभी ऐसा बाकी स्कैंडल नहीं लेकिन सामने आया। NTS भी है, वैसे उधर भी यही कुछ हो रहा है। NTS के पेपर भी आउट हो रहे हैं। अब तो सिर्फ ये कि इंटरकनेक्टिविटी बहुत बढ़ गई है, बच्चे पैसा बचाते हैं, वो 2 लाख का पेपर खरीदते हैं तो आगे 10 बंदों को बेच देते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। सर आप कैसे हैं? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह बेटा, सर आप खैरियत से? सर शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। सर कारपोरल के हवाले से पूछना था। बलूचिस्तान पब्लिक किसके सर्विस हवाले से? कमीशन में पोस्ट है जी जी बिल्कुल कारपोरल, बिल्कुल 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 बिल्कुल। उसकी तैयारी के उसके हवाले हवाले से से। क्या पूछना था बेटा? उसका आपका यही सिलेबस है, जो आपका बेसिक सिलेबस है वो यही है, जिसके अंदर आपका इंग्लिश, मैथ, करंट अफेयर, ठीक है, उसके बाद GK, पाक अफेयर, EDS, कंप्यूटर साइंस, ये होता है। और और ये सर आपका सारा है। जो जी आप जी, जो पढ़ा मैं रहे हैं पढ़ा वो रहा वहीं हूँ से तैयारी करूं या एक्स्ट्रा भी तैयारी वही करूं से सर? तैयारी करनी है इंशाल्लाह। सारे नोट्स आपको मिलेंगे, सारा डाटा इसका मिलेगा, डोंट वरी। अस्सलाम वालेकुम और सर। सर मैंने जी वालेकुम FIA के सलाम। लिए असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए भी अप्लाई किया सर। असिस्टेंट डायरेक्टर FIA के लिए मेरे बेटा आपकी जौन सा है, FIA एक्ट की क्लासें अलहदा होंगी, वो इंशाल्लाह आपको जी साथ सर। इसके वो भी क्लासेस होंगी, वो आगे वो भी आपकी इसी, मतलब आप अगर असिस्टेंट डायरेक्टर FIA की तैयारी कर रहे हैं तो नीचे वाली पोस्टों की उसके बीच में ही हो जाएगी। सही है सर ये सब थैंक यू इंस्पेक्टर का सर। जो पेपर है सर ये ये असिस्टेंट हम डायरेक्टर फूड की कर रहा हूँ सर, उसकी क्या है? असिस्टेंट डायरेक्टर फूड का वही सिलेबस है जो बेसिक हमारा सिलेबस है। सिर्फ FIA का एक्ट जॉन सा ना बेटा, वो एक्स्ट्रा है जो FIA वालों के लिए। जी सर मैं इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहा सर हूँ। ये सर वो पीसी वालों की नीचे एंड में कुछ और डिफरेंट आ रहा है सर, वो वो FIA बेटा के जो से डिफरेंट आ जो रहा है सर। जो एंड पे आता है ना, जो एक आधा पार्ट होता है, जस्ट लाइक जो आपका जॉब रिलेटेड है, वो 5, 10 या 15 नंबर का पार्ट एक्स्ट्रा होगा, बाकी सब आपको सेम। सर ये FIA के अंदर ठीक जिस हो तरह गया। असिस्टेंट डायरेक्टर के लिए उन्होंने FIA एक्ट मतलब अलग से ऐड किया, तो FIA का जो इंस्पेक्टर वाली है उसके लिए यही तैयारी चलेगी जो आप करवा रहे हैं उसके लिए FIA? वैसे बेटा सेम यही तैयारी है, ठीक है, उसके अंदर FIA एक्ट आपका मौजूद नहीं है, वो सेम यही तैयारी। जी ठीक है सर, जी थैंक यू। थैंक यानी यू अलग सर, से? थैंक यू सर। नहीं, उसके लिए कोई अलग से करने की जरूरत नहीं बेटा, यही सेम तैयारी। जी ठीक सर, थैंक यू। वैसे आपके सामने बेटा एग्जांपल है जैन की। अब जैन ने माशाल्लाह असिस्टेंट डायरेक्टर FIA भी क्लियर किया है, ये तहसीलदार भी उसका क्लियर है, वो हर पेपर में स्टूडेंट के साथ उसका भी नाम आया होता है कि ये एग्जाम क्लियर है, वो हर पेपर में माशाल्लाह बैठता है, बस एक दफा तैयारी की हुई है और टॉप ऑफ द लाइन हर पेपर में आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह सर। सर। ठीक है ना? तो आप लोग इस तरह खुशकिस्मत तैयारी है कि आपको जो फैकल्टी पढ़ा रही है वो इंशाल्लाह खुद आपके साथ पेपर भी देती रहेगी जब तक उनकी एज लिमिट पूरी नहीं होती। इंशाल्लाह। ठीक है ना? तो जहन ने जो वो गवर्नमेंट रिलैक्सेशन आखिरी 2 साल की मिली, उसमें ही पेपर वो दे रहा है। CSS भी उसने क्लियर किया है, FIA भी क्लियर किया है, तहसीलदार भी क्लियर किया है, और सर्विंग एज एन इस टाइम वो असिस्टेंट रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव था इससे पहले, सारे चल रहे हैं। 5-6 साल से गवर्नमेंट सर्विस में ही पेपर दे रहा है। माशाल्लाह सर। तो और कोई सवाल तो नहीं बेटा? असद बेटा आप कुछ बोलने लगे थे, असद खान।
जी सर। कुछ पूछने लगे थे आप? सर जी मैं वो ये FIA के बारे में मैं पूछ रहा था कि मैंने भी उसके लिए अप्लाई की हुई है असिस्टेंट डायरेक्टर की, ठीक है, तो ये था उसने बता दिया तो क्लियर हो गया है। क्लियर हो गया बेटा। ये आपका FIA एक्ट है, इंशाल्लाह इसकी आपकी क्लास अब होगी और ये जल्द होगी, क्योंकि आपसे जो पिछले बैच वाले हैं उनका भी दूसरी FIA एक्ट की क्लास होनी है और साथ आपकी भी होनी है। ये FIA का एक्ट है आपका बेटा। जब हमने ये पहली दफ़ा करवाया पिछले साल, तो इस एक एक्ट में से आपके 10 सवाल पक्के सीधे साधे इन्हीं MCQs में से आए। ये आपका सही। FIA एक्ट के MCQs। एक बात और भी है सर जी, मैंने उसके लिए अप्लाई किया है ASF के, उसके तो वो सिलेबस आ गया, वो उसने सिक्योरिटी मतलब इस तरह का कोई वो बिल्कुल, जो 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 वो आपका उसका एक पार्ट जो अलग है, इंशाल्लाह उसके भी नोट्स आपको प्रोवाइड कर देंगे और उसका भी सही। इंतजाम कर लेते हैं। चलो ठीक है, बड़े मेहरबान, जज़ाकल्लाह। लेकिन जी क्लियर है, तो बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह सी यू नेक्स्ट क्लास। नए स्टूडेंट के लिए मैं एक बात बेटा मेंशन कर दूं, जिनका सेमिनार वगैरह मिस था, आप लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं, आप लोग एक ही दफ़ा यहाँ पे फ़ी पे कर रहे हैं। इसके बाद अगर आपका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता या आप दोबारा रिवीजन करना चाहते हैं, तो विदाउट एनी जो ट्यूशन फ़ी, जस्ट यू विल पे एनरोलमेंट फ़ी, और न्यू बैच में दोबारा इनरोल होकर आप पूरा सेशन फ्री ऑफ ट्यूशन फ़ी रिवाइज भी कर सकते हैं, और उसके साथ आपको हर चीज़ अपडेटेड भी मुहैया की जाएगी। ठीक है, उसके बाद आपके इसी पैकेज के अंदर आपके सारे ये नोट्स सब कुछ मौजूद हैं। ये सब कुछ जो आपका व्हाट्सएप ग्रुप है उसमें शेयर किया जाता है। पुराने स्टूडेंट सर में से कोई अपनी आप भी 3 से शेयर करना चाहे जी, अदनान बेटा। सर इस्लामियात के टेस्ट चेक हो गए? इस्लामियात के टेस्ट चेक हो गए बेटा, उसकी की आपको मिल जाती है अभी। ठीक है सर। मुझे बोलने का हक है सर? जी जी खुरम, आपको हक मौजूद है बेटा। अब आप आन करीब हमारी फैकल्टी में आने सर वाले हैं और शुक्रिया। 2 बैचेस पढ़ के जो स्टूडेंट्स असिस्टेंट अभी डायरेक्टर FIA बन एनरोल के आपने होने हमारी जा रहे फैकल्टी में आ हैं या जाना। जो आज फर्स्ट क्लास अटेंड कर रहे हैं उनके लिए से मैंने 35 बैच में पिछले 1 महीना पहले 1.5 महीना पहले मैंने क्लास ज्वाइन की थी और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी तैयारी है। अभी मैं रिवीजन कर रहा हूँ। सर इंशाल्लाह जरूर, इंशाल्लाह सर आपकी दुआएं चाहिए बस। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। सर मैं रिपीट मैंने इस वजह से किया था कि कुछ मैंने क्लासेस अटेंड नहीं की थी क्योंकि मैं जो जॉब कर रहा था उसमें टाइम ऐसा था। तो लेकिन मैंने फर्स्ट बैच में ही और पहली कुछ क्लासों में ही इस लेवल पे मैं पहुंच गया था कि इंशाल्लाह जो है ना वो ये टेस्ट अब कुछ नहीं रहा मेरे लिए क्योंकि माशाल्लाह बहुत अच्छी और टू द पॉइंट तैयारी कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी जो आज जो मैंने ये लेक्चर पढ़ा है या शायद ये पिछली दफा मैंने मिस कर दिया था, लेकिन इससे बहुत सारी चीजें और बहुत सारी जो अपकमिंग क्वेश्चन मेरे जहन में आ रहे हैं कि जी ये क्वेश्चन इसमें पेपर में आ सकते हैं, वो आज के लेक्चर में जो है ना वो मीटअप हो गए हम इंशाल्लाह। तो साथ ही मैं स्टूडेंट्स से ये भी कहना चाहूंगा, अब मेरे सामने नोट्स खुले हुए हैं, मैं नोट्स को ओपन करके पढ़ रहा हूँ जो मैंने एकेडमी से हासिल किए हैं। तो पिछले जब बैच में मैं तैयारी कर रहा था तो मेरे सामने नोट्स नहीं होते थे और उस वक्त मुझे इतनी समझ भी नहीं आती थी। अभी नोट्स मेरे सामने तो बहुत आसानी से मेरी तैयारी हो रही है। तो स्टूडेंट्स आप नोट्स मंगवा लें सर से एकेडमी से, तो वो आपके लिए बड़े हेल्पफुल होंगे। और मैं डेली का लेक्चर जो है अभी नोट्स आने के बाद डेली लेक्चर तैयार करके सोता हूँ, यानी जो आज पढ़ाया गया है और जो असाइनमेंट मिली है वो असाइनमेंट तैयार करके फिर मैं सोता हूँ। तो ये आप इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह तैयारी बहुत अच्छी होगी। थैंक यू वेरी मच सर। माशाल्लाह, वेरी गुड वेरी गुड। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे। थैंक खुरम यू बस खुरम। रोज का एक पास पेपर भी करना शुरू आमीन, थैंक यू कर वेरी मच। यस सर। लाजमन। पास पेपर अभी आपके ग्रुप में शेयर करवाता हूँ मैं, बल्कि इंशाल्लाह और 2-3 दिन में सारा डाटा आपको इकट्ठा ही आ जाएगा। ठीक है ना, तो उसमें ये कि अपने पास पेपर को भी लाजमन साथ साथ कवर अप करें। जी सर इंशाल्लाह, बाकी इंशाल्लाह आपसे अब पूरा साल वो रहेगा ताल्लुक। यस सर, थैंक अल्लाह मेरे यू। खैर इरादा है सर। बेफिक्र रहें, बेफिक्र रहें। अल्लाह ताला खैर रखे और अल्लाह ताला आप सबको कामयाब करे। बहुत दुआएं, खुश रहें, आबाद-ओ-शाद रहें, एंड अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफिज सर। सी यू अगेन इन नेक्स्ट क्लास। इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज।